परिवार के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता से जोर जबरदस्ती संपत्ति लिखवा लेते हैं। माता पिता को पता भी नहीं चलता है कि वो किन दस्तावेजों पर सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं। अभी ऐसे में देखा जाता है कानून में कोई भी तरीका नहीं बताया गया है कि वसीयत किस तरीके से बनाना चाहिए। वसीयत अगर आप कोरे कागज पर भी कर दोगे, सिग्नेचर करके कोई इंसान लिखवा लेंगे तो उसको भी वैलिड माना जाता है। इसको ही काम में लगा करके ना माता पिता से सिग्नेचर करवा लिया जाता है। अभी ऐसे में देखा जाता है अक्सर हम लोग लॉयर्स भी सजेस्ट करते हैं अगर वसीयत यानी कि विल को आप लिखवा करके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता है, वो एकदम ताबड़तोड़ डॉक्यूमेंट बन जाता है। पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हाल ही में ही ऐसे एक जजमेंट पास किए है, यहाँ पर एक रजिस्टर्ड विल को खारिज किए सुप्रीम कोर्ट खुद इनवैलिड करार दिया गया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया गया विल को भी खारिज किया जा सकता है। अगर आपको वहां से कोई प्रॉपर्टी मिला है तो उसको वापस देना पड़ सकता है। तो केस का नाम है धनीराम एलर्स एंड अदर्स वर्सेस शिव सिंह। ये रहे सिविल अपीलेट नंबर। तो हमारी कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। 1987 में सोहन लाल नाम के एक व्यक्ति थे। अब इनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई भी संतान वगैरह नहीं थी। सोहन लाल के डेथ हो जाने के बाद उनके बीवी लीला देवी को प्रॉपर्टी मिल जाता है। अब लीला देवी बच्चे तो थे नहीं, तो इसीलिए लीला देवी क्या करते हैं, उनके ब्रदर के जो बेटा है यानी कि भतीजा, उनको प्रॉपर्टी विल में लिख देते, वसीयत करके दे देते और इनका नाम है धनीराम। तो धनीराम को प्रॉपर्टी मिल जाता है। धनीराम प्रॉपर्टी अक्वायर करके म्यूटेशन पर चढ़ा देते हैं, उनके नाम पर हो जाते, प्रॉपर्टी में रहने लग जाते हैं। अब ऐसे में जो सोहन लाल के जो भतीजा है, सोहन लाल के एक ब्रदर थे, उनके बेटा, उनका नाम है शिव सिंह। उनको पता चलता है दैट प्रॉपर्टी किसी और के पास जा रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो लोअर कोर्ट में यानी कि ट्रायल कोर्ट में वसीयत को चैलेंज कर देते, चेतावनी दे देते। कोर्ट में जाकर वो बोले वसीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक फर्जी वसीयत है और जो गवाह है वसीयत के वो लोग भी हॉस्टाइल हो चुके हैं, उनको भी ये ठीक तरीके से पता ही नहीं है किस तरीके से उनको सिग्नेचर करवाया गया है और पर्पस क्या था। ऐसे में ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए ट्रायल कोर्ट शिव सिंह के फेवर में प्रॉपर्टी दे देते हैं। इसी के साथ ट्रायल कोर्ट जो दाखिला खारिज यानी कि जो म्यूटेशन कराया गया था उसको भी नल एंड वॉइड करार दे देते। अब धनीराम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में चले जाते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का जो जजमेंट है उसको रिवर्स कर देते। ठीक है, अब शिव सिंह चले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट डिटेल में मैटर को देखते हुए बोले तो ट्रायल कोर्ट का जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल सही है। ट्रायल कोर्ट एब्सोल्युटली ठीक तरीके से ऑब्जर्व करके जजमेंट पास किया, तो हम लोग शिव सिंह के फेवर में ही जजमेंट दे देते हैं, यानी कि सोहन लाल के जो लीगल एयर्स है उनके फेवर में प्रॉपर्टी जाता है। अब ऐसे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी को हमारे इंडिया पर उत्तराधिकार कानून के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब अगर आपके कोई उत्तराधिकार है, आप कोई वसीयत नहीं बनाते हो, ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, बखूबी उनके पास उत्तराधिकार सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी चला जाएगा। अब यहाँ पर विल एक ऐसा चीज है ना, यहाँ पर नेचुरल कोर्स ऑफ सक्सेशन, आई मार्क माई वर्ड, नेचुरल कोर्स ऑफ सक्सेशन जो है उसको ऑल्टर करने के लिए बनाया भी जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी को वंचित करना चाहते हो, प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते हो, तो भी आप वसीयत बना करके लिख सकते हो। अभी ऐसा होता किधर है, जहां पर कोई धर्म परिवर्तन कर लिए है, कोई गलत रास्ते पर चल लिए है, कोई बच्चा ऐसा है वो मतलब सुनना ही नहीं चाहते, और कुछ नरभक्षी वो एकदम प्रॉपर्टी के भूखे बन गए, सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर नजर होता है, माता पिता के ऊपर नहीं। ठीक है ना, तो ये सब हरकत देख करके माता पिता अक्सर क्या करते हैं, रीजन दे करके, आपको रीजन देना होता है, रीजन दे करके उनको प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं। अब यही लोग बाद में आकर के कुछ टेक्निकल ग्राउंड ले करके रजिस्टर्ड विल को खारिज करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि इस जजमेंट पर रजिस्टर्ड विल को खारिज कर भी दिया गया था। प्रॉपर्टी इस तरीके से शिव सिंह के पास चला जाता है। सो सबसे पहले देखना पड़ता है क्लास 1। क्लास 1 में अगर कोई नहीं रहेंगे, सीधे आपको देखना पड़ेगा क्लास 2 में कौन है। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी केस सीधा पहुंच गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में गए धनीराम वहां पर बोले दैट हम लोगों को ये जो विल मिला है, लीला देवी को हम लोग ख्याल रखते थे, वो बीमारी से गुजर रहे थे, ऐसे में लीला देवी खुश हो करके हमको लिख करके देके गए हैं।
ठीक है, सो दैट वाज द मैटर। अभी ऐसे में कोर्ट में दोनों जो गवाह थे ना, वो दोनों के दोनों हॉस्टाइल हो चुके थे। तो विल तो यहाँ पर भतीजे बहुत आसानी से बनवा लिए थे, तो भतीजे को शायद सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, सेक्शन 68 एंड 71 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का पता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट मैटर को डिटेल में देखते हुए बोले सेक्शन 63 के हिसाब से मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ विल के बारे में। अभी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही टेक्निकल मैटर है। गवाह नंबर 1 एंड 2, ठीक है, गवाह नंबर 1 लिखेंगे दैट मैं टेस्टेटर को जानती हूँ, ये जो विल बनाया गया है ये मुझे पता है। उसके आंखों के सामने वसीयतकर्ता ने ये सब कुछ लिखते हुए वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। एक विल के मामले पर गवाहों के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर गवाह मुकर जाते हैं ना, कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है विल को जज साहब के द्वारा सेट असाइड करवाने में, यानी कि खारिज करवाने में। गवाह नंबर 2 बाद में आएंगे, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे गवाह नंबर 1 जो था ना, उसने कहा है कि वो टेस्टेटर को जानता है, टेस्टेटर क्यों ये विल बनाया है उसको पता है, और उसके आंखों के सामने वसीयतकर्ता ने ये विल पर सिग्नेचर डाली है। यही बोल करके सिग्नेचर करेंगे गवाह नंबर 2। सो आई होप आपको समझ में आया है। अभी देखिए, तो ये दोनों के दोनों गवाह कोर्ट में जाकर के मुकर गए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बोले आप सेक्शन 63 को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो, तो 63 आपके हाथ से गया। बाकी रहा 2 सेक्शन 71 एंड 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 68 एविडेंस के बारे में बोलता है दैट किस तरीके से आपको प्रूफ करना है एक वसीयत को, विल को कोर्ट के सामने। और सेक्शन 73 बोलता है जिन लोगों को गवाह बनाया गया है ना, अगर वो लोग मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे, साइन किए थे या फिर नहीं किए थे, उम्र हो गए हैं, या फिर सपोज वो लोग मर गए हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में बोलते हैं अलग एविडेंस, कोई अदर एविडेंस दे करके आप वसीयत को प्रूव कर सकते हो। डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट बोले दैट प्रॉपर्टी यहाँ पर शिव सिंह के पास ही रहेगा, क्योंकि कानूनी रूप से वही उनका लीगल एयर होते हैं उनके हस्बैंड के तरफ के। और एक स्टेप और आगे निकल करके बोले दैट वसीयत को रजिस्टर्ड किया गया है, दैट डजंट मीन वसीयत वैलिड ही माना जाएगा हर एक सिचुएशन पर। शिव सिंह को प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इंटेस्टेड सक्सेशन के मार्फत प्रॉपर्टी मिल जाता है, क्योंकि जिंदा हुए लोगों में से शिव सिंह को ही सोल लीगल एयर माना गया। तो इससे यह बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है दैट रजिस्ट्रेशन करवाया गया विल को भी खारिज किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ समझ में आया? तो जस्ट सजेशन, तो प्रॉपर्टी के निर्भक्षियों, तो ऐसे में अपने आप को चिराग कहने वाले लोग प्रॉपर्टी के लालच में बन जाते हैं चिंदी चोर। तो इन लोगों के हाथ से अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप, जो टेस्टेटर है, जो विल बना रहे हैं, उनका पेरेंटेज पूरा डिस्क्लोज कीजिए। सब कुछ, नाम, पता, फुल डिटेल्स वहां पर डाल दीजिए। इसके बाद ये जनरल रूल फॉलो किया जाता है। हमारे इंडिया पर डिफरेंट कैटेगरीज के वसीयत देखा जाता है। इनमें से पहला है प्रिविलेज्ड विल, दूसरा है अनप्रिविलेज्ड विल। प्रिविलेज्ड विल वो करते हैं जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में नेवी ऑफिसर्स है, और बाकी लोग जो आर्म फोर्सेस से नहीं आ रहे हैं वो लोग करेंगे अनप्रिविलेज्ड विल। अनप्रिविलेज्ड विल में भी बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पर देखा जाता है। आप हैंड रिटन विल बनाओगे तो उसको कहा जाएगा हॉलोग्राम विल। तो हॉलोग्राम विल अगर आप बना रहे हो तो आप कोई कोरे कागज पर भी बना सकते हो। तो जनरल प्रिस्क्रिप्शन यही रहता है, अगर आप हॉलोग्राम विल वगैरह बना रहे हो तो आप एक गुड क्वालिटी पेपर लीजिए, A4 साइज, लीगल A4 साइज, स्टैम्प पेपर, कुछ भी यहाँ पर कहा नहीं गया है, ठीक है। अब अगर आप सोच रहे हो स्टैम्प पेपर पर वसीयत लिखने का, तो आप वहां पर मेक श्योर कीजिए जो वेंडर से आप स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए गए हो उनके पास गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया एक रजिस्टर है, क्योंकि यह हमारे इंडिया में एक नियम है, ठीक है। अगर आप कोई टाइप रिटन वसीयत बनाने की सोच रहे हो तो स्टेनोग्राफर का सिग्नेचर वहां पर होना पड़ेगा। वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी कंपलसरी नहीं होता है। अभी देखिए, अगर आप कोई लेडी हो यानी कि वुमेन, आपको देना पड़ेगा राइट थंब इम्प्रेशन। जो लोगों को लिखना नहीं आता है, अगर आप लेडी हो तो राइट थंब दीजिए, अगर आप मेल हो तो लेफ्ट थंब दीजिए। ये जनरल रूल है, तो लेफ्ट राइट का कोई डिबेट यहाँ पर मेरे को नहीं चाहिए भाई। फिर नेक्स्ट देखिए, 2 और मोर
विटनेस यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा। अभी दिमाग में आएगा 2 से ज्यादा लेकर के चली जाऊंगी तो एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। नो, इट इज द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द विल, ये ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है ना। कोई भी कोर्ट केस में तो विल में 3 इंसान होते हैं, टेस्टेटर जो वसीयत करता है, बेनिफिशियरी जिनको प्रॉपर्टी मिल रहा है, और एग्जीक्यूटर जो लोग प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वसीयत करता के मृत्यु हो जाने के बाद। अब ऐसे में ना बहुत सोच समझ करके एग्जीक्यूटर या फिर विटनेसेस को चुनिएगा। हमेशा ये देख लीजिएगा कि जो वसीयत करता है उनसे विटनेसेस या फिर एग्जीक्यूटर्स का उम्र कम है, क्योंकि मान लीजिए ऐसा सिचुएशन जहां पर वसीयत करता चल बसे है और जो विटनेसेस है वो भी चल बसे है उम्र के कारण, तो ऐसे में क्या होगा, डिस्प्यूट लेकर के आपको दर बदर भटकना पड़ेगा। जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो उनको चुनिए, क्योंकि बाद में चल करके ये अगर मुकर जाते हो तो काम तमाम। अभी माय लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, गवर्नमेंट कब करेंगे नहीं पता मेरे को, और ये लोग कर भी पाएंगे या फिर नहीं। आपको कहती हूँ आप फोटोग्राफ खींच करके रखिए जब सिग्नेचर वो कर रहे हैं। चीज को पेपरलेस बनाने की, डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ विल को ऑनलाइन कर दे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखिए गवाह कोर्ट में जा करके मुकर जाते हैं, लॉट्स ऑफ फॉल्स डिपोजिशन कोर्ट में देखा जाता है, झूठा मूठा गवाही वहां पर देने के लिए चले जाते हैं। इसके चलते हमारे जुडिशरी में कोर्ट 30 साल 40 साल लटकते हुए चलते हैं। ऐसे में अगर वीडियोग्राफ या फिर फोटोग्राफ वाली सिचुएशन ला करके खड़ा कर दिया जाए, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर घुसा दीजिए, तो कोई बंदा मुकर ही नहीं सकेगा कि मैंने वहां पर सिग्नेचर नहीं की थी। ये केस में क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास वैलिड रीजन था विल को खारिज करने का, क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान को बीमारी लगेगा तो पता नहीं चलेगा क्या कोई और इंसान को बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहा है। तो धनीराम जिनको विटनेस बनाए थे उनको पता ही नहीं था कि लीला देवी की तबीयत खराब है। आखिरी सजेशंस पर मैं आपको बताना चाहूंगी, कंफ्यूजिंग वर्ड्स चूज मत कीजिएगा, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जिनका 2 या फिर 2 से ज्यादा मीनिंग निकल सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाइए। सो थैंक यू सो मच, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को याद रखिएगा। अच्छा, क्या आप जानना चाहते हो अगर कोई विल को लेकर के डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो आपको किस तरीके से कोर्ट में उसको प्रूव करना चाहिए? अगर जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताइए, और अगर नहीं जानना चाहते हो तो वो भी मुझे बताओ।